किराएदार अक्सर केस करता है और केस हार जाता है। उसके हारने की क्या वजूहात हैं, ये चीज़ मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में और जो सीपीसी की कुछ मैं जो हैं सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, वो इससे किस तरह से रिलेट करते हैं, वो कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। और कुछ रेंट लॉ के बेसिक्स चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करूँगा जो कि आम तौर पर नहीं देखी जाती और होता है कि आप केसेस हारते हैं। अच्छा, जो लोग किराएदार हैं, मैंने कहा कि बात किराएदार होता है, मालिक जो है वो बन जाता है लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो उसकी कंस्ट्रक्शन बाज़ का ही अक्सर ये होता है, बल्कि कि जो लोग लेते हैं केस कोई भी जगह रेंट पर, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अपने पैसों से करते हैं, उनकी वो कंस्ट्रक्शन भी ज़ाया हो जाती है। और फिर वो ये कि अदालत के अंदर जाके केस दायर करते हैं। आप केस गलत दायर करते हैं और जिसकी वजह से आप अपनी कंस्ट्रक्शन का पैसा भी हार जाते हैं और फिर आपको ना जगह मिलती है, ना आप जगह के मालिक हो सकते हैं और ना ही दोबारा रेंट पर ले सकते हैं। ये सारे मामला आपके साथ उस वक्त पेश आते हैं जब आप केस को गलत दायर कर लेते हैं। तो एक तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आप गलती किस तरह से करते हैं। दूसरा, मैंने कहा कि अक्सर नोटिस दे देता है मालिक के, जनाब मुझे अपनी ज़ाती ज़रूरत है जगह के लिए, तो मुझे ये ज़ाती ज़रूरत है, मैं इसलिए आपको भाई अब मज़ीद रेंट पे नहीं दे सकता। हालांकि आपका एग्रीमेंट अभी बहुत सारा वक्त पड़ा होता है उस एग्रीमेंट में, लेकिन वो बीच के अंदर ये फ़र्ज़ करें कि आपने 1 साल के लिए ली थी, तो वो 6 महीने बाद मालिक कहता है कि मुझे तो अपनी ज़ाती ज़रूरत है और आप निकलो यहाँ से। ठीक है, उस सूरत में क्या जो है वो बेनिफिट किसको मिलता है वो भी मैं बता देता हूँ। और उसके अलावा मैंने कहा कि अगर केस चलता रहा और दौरान केस जो है मालिक की डेथ हो जाती है, उसका फ़ायदा किसको जाएगा केस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने वंस जो ऑर्डर कर दिया वही नीचे वाली कोर्ट ने मानना है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अब किराएदार के हारने की बड़ी वजह देखें। किराएदार यूजुअली ये होता है कि वो कहता है अच्छा मैंने केस लंबा करना है, तो वो कहता है जनाब जो फेक है, यानी जिसको पता है कि मैं मालिक नहीं हूँ, वो ये कह देगा कि जनाब ठीक है मैं मालिक हूँ। देखें, जब आपने अदालत के अंदर जाके कह दिया कि आप मालिक हैं और बाद में आप मलकियत साबित नहीं कर सकेंगे, तो आपने केस हारना ही है ना। तो आपने यानी कि केस गलत दायर किया। लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ उस केस की भी, यानी कि रेंट पर लोग लेते हैं, बाद में उसी रेंटल प्रॉपर्टी को ख़रीद लेते हैं, खरीदने के बाद भी वो मालिक नहीं बन पाते, क्योंकि यहाँ पर वो एक प्रोसीजर में गलती करते हैं और उसी गलती की वजह से उनको मलकियत नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि जो बंदा ये प्रोसीजर नहीं फॉलो करता वो जाके बेशक सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, वो केस नहीं जीत सकेगा, वो कभी भी इस चीज़ का कब्जा नहीं ले सकेगा, सिर्फ इस बेस पर कि अगर वो ये कह देता है कि जनाब मैं रेंट पे था और मैंने वो जगह खरीद ली, हालांकि वो सच्चा है। लेकिन देखें, तरीकाकार है, एक लॉ है, लॉ के मुताबिक आप चलेंगे तो फिर आपको सहूलत मिलेगी, लॉ आपको सपोर्ट करेगा, अदालतें आपको सपोर्ट करेंगी, आपके हक में फ़ैसले आएंगे। लेकिन अगर आप लॉ के मुताबिक ही नहीं काम कर रहे, उसके बाद आप तवक्को करते हैं कि अदालत आपको सपोर्ट करे, तो ये तो एक मेरी समझ में तो नहीं आती बात। तो ये नहीं कि किराएदारों के केसेस हारने की एक बड़ी वजह होती है कि जब वो अपने आप को ये ज़ाहिर करवाते हैं कि जी हम मालिक हैं। ठीक है जी। अब जो बंदा मालिक है, इसमें नुकसान क्या होता है, मैं अब थोड़ा सा ना इसको टेक्निकली ज़रा कानूनी लिहाज से बता दूं। देखें, होता यूँ है, ये थोड़े से लॉयर भाइयों के लिए भी है कि ये जो चीज़ होती है किस तरह से हार होती है। देखें, आप क्या कहते हैं कि किराएदार जाता है, वो कहता है किसी वकील साहब से कि जनाब आएँ और मेरा केस कर दें और इसमें कहें कि जनाब मैं मालिक हूँ। वो कहेगा आपका मालिक, क्या कह दूंगा आप मालिक हैं नहीं हैं, वो सबूत है, वो आगे अदालत के अंदर जाएंगे, पेश करेंगे, नहीं होगा, हार जाएंगे। होता क्या है, होता ये है कि आप कहते हैं कि आप तो रेंट पर हैं, एग्रीमेंट भी आप रेंट का साथ लगा देते हैं, लेकिन अगर आप ये बाद में ओनरशिप के अगर आपके पास कागजात नहीं है, आपने चलें अगर आपके पास रजिस्ट्री हो भी, तो इंतकाल भी हो सकता है, लेकिन इस केस को आप जीत नहीं सकते। यानी कि जब आपने वंस कह दिया ना कि आप रेंट पे हैं और आपने, तो फिर अदालत आपको कहेगी कि भाई अगर आपने ये जगह खरीद ली है, अगर हम ये मान लेते हैं, अदालत कहती है कि ठीक है मान लेते हैं कि आपने अदालत ये जो है वो जगह खरीद ली है, जगह खरीदी है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने रेंट वाला मामला ख़त्म करो। उसको ख़त्म किस तरह से करना है, उसने कहा है कि आपने कब्ज़ा छोड़ना है। यही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 1। देखें, इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही करार दिया कि अगर कोई किराएदार किसी जगह का मालिक बनता है तो सबसे पहले उसको अपने किराएदारी वाला कब्जा छोड़ना होगा।
पहले वो कब्ज़ा छोड़े, उसके बाद वो आके अदालत से क्लेम करे कि देखें जी मैंने ये जगह ख़रीद ली है। तो इस वजह से आपका केस वहाँ पे नॉकआउट हो जाएगा। यहाँ पर वकील साहब भी आपके लिए कोई खिदमत नहीं, मैं आपको बताऊँ कि सर आपको कुछ नहीं वो दे सकते, क्योंकि आपने टेक्निकली गलत केस दायर किया हुआ है और गलत केस आप में कभी भी आप सक्सीड नहीं हो सकते, हालांकि आप सच्चे होंगे। तो जो लोग, जो किराएदार ये समझते हैं कि वो शायद मालिक का दावा कर देंगे और उसके बाद कोई कागजात बनवा के ले आएंगे और वो केस जीत जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी खाम ख्याली में है। तो ये मैं बता दूं, इस तरह के केसेस मैंने अब मेरी भी चंद साल से प्रैक्टिस चल रही है, तो मैं यही देख रहा हूँ कि गलत दायर करते हैं, उसके बाद हार जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात गलत दायरी की है। तो और उसके बाद मैं ये कहूँ कि एक सेकंड मैं थोड़ा सा ये मैं बात करना चाहूँगा, जो लोग आते हैं क्लाइंट्स वगैरह, मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ माजरत के साथ, अगर कोई बंदा टेनेंट सुन रहा है मेरी बात तो उसको शायद बुरा लगे। देखें, आप लोग जाते हैं, आप जाके वकील कर लेते हैं, कहते हैं ये यार नहीं, ये नहीं बंदा, ये बंदा ठीक लग रहा है, नहीं आपको नहीं पता कि उस बंदे की प्रैक्टिस क्या है, आपको नहीं पता उस कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। आप कहते हैं ठीक है जी इस बंदे को मैं जानता हूँ या मैंने इसको किसी का सुना है, और आप आ जाते हैं और वो केस आपने दायर किया और वो केस आपका खारिज हो गया। देखें, कभी भी आप जाएं तो आप एक कॉम्पिटेंट बंदे को ढूंढने की कोशिश करें, जिसके अंदर अहलियत हो, जो आपको कानूनी तौर पे जो है ना आपके मामले को अच्छा हल कर सकता हो। तो वही आपको केस जीत के देगा। मैं आपको बता दूं कि दीवानी के मुकदमे में एक बार आपने दायरी में गलती कर दी तो वो गलती आप दोबारा दुरुस्त नहीं कर सकते, ये भी कानून है। तो इसलिए आपने, जितने भी सिविल के लॉयर हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि ख़ास तौर पे जब भी कोई आपके पास इस तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस आता है तो प्लीज़ उसके अंदर टाइटल को ज़रूर देखा करें। इस केस के अंदर भी बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने साइड किया है वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल डिफेक्टिव, आपने टाइटल को डिफेक्टिव किया और आप आउट हो गए। ठीक है, जो ही देखें मामला टाइटल का आता है, आप टाइटल पर बहस ही नहीं करते, आप सिर्फ अपने रेंट के मामले में बोले जाएंगे, उस पर बहस, सारी बहस आपकी ठीक होगी। लेकिन अगर आपने टाइटल को नहीं छेड़ा तो टाइटल उस वक्त डिफेक्टिव था तो आप फारिग हो जाएंगे केस से। तो फिर बाद में गिला करेंगे कि जी जज साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, अदालत ने हमें सही फैसला नहीं दिया। देखें, आप लॉ को उसी तरह से लेके चलें जिस तरह से लॉ एक एक पैटर्न बना हुआ है। तो माजरत के साथ जो लोग नहीं करते, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कर रहे हैं दैट्स फाइन, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी कि जो टाइटल अगर आपने डिफेक्टिव है तो उसमें हमेशा ही प्रॉपर्टी के मामले में फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल को क्लियर करें, बाद में दूसरे मैटर आते हैं। तो एक तो ये सिविल मुकदमों में सबसे बड़ी केसेस को हारने की वजह है। तो दूसरी बात जो मैंने कही कि जी देखिए, मालिक अक्सर ज़ाती ज़रूरत का नोटिस दे देता है, वो कहता है कि जनाब कि मुझे तो अपने घर को या मुझे अपना जो शॉप है वो ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए। यानी कि आपने, एक मिसाल दे रहा हूँ कि साल के लिए एग्रीमेंट किया और 6 महीने बाद मालिक ने नोटिस दे दिया कि मुझे ज़ाती ज़रूरत के लिए मकान चाहिए या मुझे ज़ाती ज़रूरत के लिए दुकान चाहिए। देखें, ऐसी सूरत में अदालत ने, ये जो मैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट शेयर कर देता हूँ, ये है PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 38 पेज पे। उसमें क्या हुआ कि मालकन ने सिर्फ ये प्लीडिंग के अंदर, ये मैं थोड़ा सा लॉयर भाइयों के लिए इधर बता रहा हूँ कि यानी कि जब उसने मुकदमा दायर किया उस वक्त उसने कहा, अपने मुकदमे की डायरी के अंदर उसने लिखा कि मैं जो हूँ एक आउट ऑफ सिटी से आ रही हूँ, दूसरे शहर में जहाँ मेरा मकान है, मेरा उसके अलावा वहाँ पे कोई दूसरा मकान नहीं, मुझे वहाँ पर रहना है, मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम इतने नहीं कि मैं जाके वहाँ पे दूसरी जगह पे अपने ही, यानी जिस जहाँ पे मेरा घर है मैं दूसरी जगह वहाँ पे कोई किराए पे ले लूँ। तो यानी कि उसने ये सिर्फ इतना अपनी प्लीडिंग के अंदर लिखा और उसके लिए साथ सफिशेंट प्रूफ लगा दिए कि मुझे भाई ये ज़ाती ज़रूरत के लिए घर चाहिए। तो अब ऐसी जो होता है मालिक, वो आके शहादत ना भी दे तो तब भी वो केस जीत जाएगी। ये ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर करार दिया कि देखें, वंस जो ऑनर है उसने अगर अपनी ज़ाती ज़रूरत को साबित कर दिया तो फिर टेनेंट के पास कोई जवाज़ नहीं है, यानी किराएदार के पास कोई जवाज़ नहीं है। वो बाउंड हो जाएगा वो अपने मालिक को मकान या दुकान, उसकी जगह, प्रॉपर्टी उसको वापस देने पर। तो ये जो ज़ाती ज़रूरत का है उसमें मैंने बता दिया कि अगर उन्होंने प्लीडिंग में कहा और उसके बाद कोई साथ एविडेंस लगा दिया और बेशक बाद में वो आके कोर्ट के अंदर अपनी विटनेस के तौर पे पेश होकर ना भी आएंगे ना, तो तब भी कोर्ट जो है फैसला ऑनर के हक में देगी, टेनेंट को नहीं देगी। तो ये आपने, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लॉयर्स को नहीं पता। मैं इस बात को चैलेंज करके कह सकता हूँ
कि ये बहुत सारे लोग जो लॉयर्स भी हैं वो भी नहीं जानते इस चीज़ को। तो ये जो चीज़ है बहुत टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेंट के मामलात में अगर ऑनर वंस ये इस्टेब्लिश कर दे सिर्फ प्लीडिंग के अंदर ही कि जनाब उसकी ज़ाती ज़रूरत बनती है, तो वो विटनेस नहीं बनेगा, तब भी केस उसी के हक़ में जाएगा। ठीक है, आप इसको कहीं नहीं चैलेंज कर सकते ना। आप वंस आपने सिविल कोर्ट में रेंट कंट्रोलर के पास दे दिया, तब भी मामला वहाँ पे अगर उसने आपके ख़िलाफ़ दे दिया और आप ऊपर चले जाते हैं कि देखें जी ये तो विटनेस के तौर पे पेश नहीं होता, तो कोर्ट ऊपर ना सेशन कोर्ट आपके लिए कुछ कर सकेगी, ना हाई कोर्ट कर सकेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद जजमेंट दे दिए। तो इसलिए आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से लेकर चलना है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि दावे दायर करते हुए खुदारा बहुत सोचा करें। उसके बाद आ जाते हैं कि मालिक अगर दौरान अपील केस जो है अपील की स्टेज पे पहुंच जाता है और वहाँ पर डेथ हो गई, या वैसे ही अगर आप नीचे भी चले जाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, यानी कि ये वैसे जो स्टेज है, यानी कि इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो है PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 46 पेज पर ये जो है फैसला है, उसके अंदर यही करार दिया गया कि अगर अपील के दौरान मालिक की डेथ हो जाती है, तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है उसका वारिस जो है या मालिक जो है वो ओनर बन सॉरी जो रेंट पे बैठा टेनेंट है वो बन जाएगा। नहीं, ओनर अगर डेथ हो जाती है तो ये कोई नया इशू भी नहीं बनेगा। मैं भी ये भी बता दूं कि ये मैं थोड़ा सा लॉयर भाइयों के लिए बता रहा हूँ कि कोई नया कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होता इस पे भाई। यहाँ पर क्या होगा कि इश्यूज डिसाइडेड होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केस, यानी कि जब इंस्टीट्यूशन या जब केस शुरू हुआ था तो उस वक्त जो इश्यूज फ्रेम हुए थे वही इश्यूज होंगे, उन्हीं के ऊपर फैसला होगा। बाद में चाहे पार्टी की डेथ हो गई है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। तो ये आपने याद रखना है, ये आपको सिविल केसेस के अंदर हेल्प करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस हवाले से कि अगर पार्टी की डेथ हो जाती है दौरान केस किसी अपील स्टेज पर या किसी लेटर स्टेज पर, तो वो उसमें कोई नया कॉज ऑफ एक्शन नहीं आएगा, कोई भी उसमें जो है आप इश्यूज जो हैं कोई दोबारा से फ्रेम नहीं करेंगे, बल्कि जो इशू पहले से फ्रेम हो चुके हैं डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस, तो वही केस वही आगे चलेंगे और उन्हीं पर फैसला होता रहेगा। हाँ, यहाँ पर इस मामले को हल करने के लिए अदालतें आज़ाद होंगी, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपने चैलेंज कर दिया और इसके लिए अब कोर्ट को क्या करना है। देखें, कोर्ट को जो है वो आज़ादी मिली हुई है। ये सेक्शन 107 CPC और 115 जो है CPC, इसी तरह से ऑर्डर 7 रूल 7 है, और इसी तरह से ऑर्डर 41 जो है रूल 27। तो ये इनके तहत आप प्रोसीजर को जाके देख सकते हैं। इसी प्रोसीजर के तहत अदालतें आज़ाद हैं, जिस तरह का भी तरीका चाहेंगी वो इस चीज़ को हल कर देंगी। वो इश्यूज़ कोई नया नहीं फ्रेम करेंगी, वो उन्हीं इश्यूज़ पर केस को डिसाइड करेंगी। इस चीज़ के लिए इससे भी पहले कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी है और वो जजमेंट है PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट 82 पेज। और इसी तरह से इसकी जो है कुछ दूसरी भी हैं, वो है PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 82 पेज पर। तो ये जो है जजमेंट्स आप इनको आप देख सकते हैं। ये जजमेंट सारी की सारी सिर्फ यही कहती हैं कि दौरान डेथ अगर किसी दौरान केस अगर किसी पार्टी की डेथ हो गई है तो इसका बेनिफिट किसी दूसरी पार्टी को बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि जो इश्यू शुरू से फ्रेम हो चुके होते हैं उन्हीं पर फैसला आके होता है। तो ये सिविल केसेस के हवाले से और ख़ास तौर पर रेंट के हवाले से था कि आपने केसेस गलत नहीं दायर करने, दायर करते हुए ख्याल करें, और यही जो है वो केसेस हारने की वजूहात होती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।